कहानी है हमारे हीरो हाओ फेंग की, जिसके बचपन में ही उसके फादर पर डीमंस के साथ हाथ मिलाने का इल्जाम लगा दिया। इसी कारण से हाओ फेंग और उसकी फैमिली को कई सारे ताने झेलने को मिले। हाओ फेंग जानता था कि उसके फादर कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते, इसलिए वो इमोर्टल कल्टीवेटर की जर्नी शुरू कर देता है ताकि वो अपने फादर पर लगे इल्जाम को गलत साबित कर सके। इस जर्नी के दौरान हाओ फेंग को कई सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। लोगों का उसे एक गद्दार का बेटा बुलाने के बावजूद भी वो कभी हार नहीं मानता। तो क्या हाओ फेंग अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस दुनिया में इमोर्टल होना बहुत अहमियत रखता है और इसके लिए यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट बना है, जिसमें ज्वाइन होने के लिए लोग बहुत सी कोशिशें करते हैं। इमोर्टल होने के लिए कल्टीवेशन की 6 स्टेजेस को पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट है क्यूआई रिफाइनिंग, सेकंड है स्पिरिट गैदरिंग, थर्ड स्टेज है गोल्डन पिल्स, फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, फिफ्थ है वॉयलेट मैंशन और सिक्स्थ यानी आखिर में है हार्मोनाइजेशन। इसके बाद इमोर्टल कल्टीवेटर स्वॉर्ड इमोर्टल रेल में जा सकते हैं, लेकिन फिर इस दुनिया पर डीमन रेस ने अटैक कर दिया, तो उनका मुकाबला करने के लिए थंडर स्वॉर्ड इमोर्टल ने बाकी की सभी इमोर्टल्स को एक किया और उन सब ने मिलकर डीमंस को हरा दिया। लेकिन अभी भी डीमंस ने हार नहीं मानी है और ये दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है। अब हमें डोंगफेंग रीजन में मौजूद बैक माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम अपने हीरो डोंगफेंग हाओ को देखते हैं, जो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो पूरी जगह शेक हो रही थी। अब उसकी बॉडी में से एक थंडर बॉल बाहर आ जाता है और वहाँ मौजूद सारे पिलर्स पर जो ड्रैगन्स थे वो उसमें अपनी पावर्स डालते हैं और तभी एक ड्रैगन हाओ के अंदर चला जाता है और अब हाओ को पास्ट की बातें याद आती है। इमोर्टल सेक ने उसके फादर पर इल्जाम लगाया था कि वो डीमंस के साथ मिले हुए हैं। वो लोग डोंगफेंग हाओ को गद्दार का बेटा बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम स्वॉर्ड इमोर्टल भी बन गए तो भी तुम एक गद्दार के बेटे ही कहलाओगे। तुम्हारा बाप हमारे पूरे क्लैन का दुश्मन है। और इन्हीं सब पास्ट मेमोरीज की वजह से डोंगफेंग हाओ कल्टीवेशन में बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कहता है कि अब मेरे पास वुडन स्पिरिट टाइल्स बॉडी है, फादर मैं जरूर आपकी बेगुनाही साबित करूंगा। जिसके बाद हमें डोंगफेंग क्लैन के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डोंगफेंग शेन को देखते हैं। डोंगफेंग शेन इस क्लैन के सुप्रीम एल्डर थे। तभी थर्ड एल्डर जियांग कहते कि आज चीफ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उनके आने तक कोई फैसला नहीं करेंगे और वैसे भी ये मैटर काफी इम्पोर्टेंट है। तभी सेकंड एल्डर जुआंग कहते हैं कि हम चीफ के लिए नहीं रुक सकते, हमें क्लैन की भलाई के लिए जल्दी ही कुछ डिसीजन लेना होगा। अब ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब सुप्रीम एल्डर शेंग कहते कि हाओ को जल्दी से यहाँ बुला लाओ। तो अब डोंगफेंग क्लैन से एक अनाउंसमेंट की जाती है, जिसे सुनकर हाओ क्लैन की मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे मूशुई मिलती है। हाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मूशुई बताती है कि काउंसिल हॉल ने तुम्हें मिलने बुलाया है। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वैसे भी हमारे ग्रैंडफादर आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये लोग कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ा संभाल कर रहना होगा। तो हाओ उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। तो मूशुई कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद ये दोनों सुप्रीम एल्डर शेंग से मिलते हैं। शेंग हाओ से कह रहे थे कि आजकल तो तुम यहाँ पर दिखते ही नहीं हो। मैंने सुना है तुम बैक माउंटेन में जाकर कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो। बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, अब तो तुम जवान हो चुके हो, तो जिम्मेदारियाँ उठाना बहुत अच्छी बात है। जिस पर हाओ कहते सुप्रीम एल्डर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो शेंग कहते कि हम एल्डर्स बहुत दिनों से एक टॉपिक पर सलाह मशवरा कर रहे थे और अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर का इमोर्टल असेंशन टोकन शाओयिन को दिया जाए। शाओयिन तुम्हारा कजन है और बेहतरीन वॉरियर भी। जिस पर हाओ कहता है कि ये मुझे मंजूर नहीं है, वो टोकन मेरे फादर का था और उनके बाद वो मेरा हुआ। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते कि इमोर्टल असेंशन टोकन तुम्हारे लिए बेकार है, तुम एक मामूली कल्टीवेटर हो और शाओयिन ऑलरेडी स्पिरिट गैदरिंग के 7th लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी पावर्स के दम पर वो आराम से ताई इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन कर सकता है। वो एक दिन हमारे क्लैन की शान बनेगा। जिस पर हाओ कहता है कि शाओयिन शान बने या कुछ भी बने मुझे उससे क्या, मैं असेंशन टोकन किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर बहुत भड़क जाते हैं। वो कहते कि डोंगफेंग हाओ तुम अपने औकात भूल रहे हो। 6 साल पहले तुम्हारे फादर ने डीमंस के साथ हाथ मिलाया, वो हमारे क्लैन के दुश्मन है और तुम उसी मूशुन के बेटे हो। हमने तो तुम्हें उसी वक्त क्लैन से निकाल देना चाहिए था, मगर हमने तुम पे रहम करके तुम्हें क्लैन में रहने दिया। क्लैन के लोगों को नहीं पता कि तुम एक गद्दार के बेटे हो, तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अगर तुम कोई भी मसला खड़ा करोगे तो मैं तुम्हारी रियल पहचान सबको बता दूंगा और फिर क्लैन के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जिसके बाद वो गुस्से में आकर हाओ पर अटैक कर देते हैं। तो हाओ तुरंत ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और वो ड्रैगन एल्डर शेंग ने किए अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर शेंग हाओ की थंडर पावर्स देखकर हैरान थे। अब वो एक नहीं बल्कि कई सारे अटैक्स करके थंडर ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। वो कहते हाओ तुम बच्चे हो, मगर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सेक के सुप्रीम एल्डर से फाइट करो। तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन हाओ फिर से उन पर एक बार अटैक करता है, जिसे एल्डर पाम से
से डिफेंड करने लगता है। अब इन दोनों में ऐसी ही फाइट चल रही थी। हाउ हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सेकंड एल्डर चुएंग पॉइजनस एरो से हाउ पर हमला कर देता है, मगर हाउ समय रहते ही साइड में हट जाता है। ये देखकर थर्ड एल्डर चुएंग बहुत गुस्सा होते हैं। वो सेकंड एल्डर चुएंग से कहते कि तुम हाउ पर अटैक मत करो। तो चुएंग कहता है कि तुम अगर हाउ की साइड लोगे तो तुम्हें भी सेक्स से निकाल दिया जाएगा, या फिर चाहो तो तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो। ये सुनकर थर्ड एल्डर शांत हो जाते हैं। मुशुई भी इन दोनों की फाइट में घायल हो चुकी थी। इधर सुप्रीम एल्डर हाउ पर भारी पड़ जाते हैं। वो उसे खत्म ही करने वाले थे, मगर तभी थर्ड एल्डर जियांग कहते कि प्लीज हाउ को मत मारिए, अगर ये मर गया तो चीफ के वापस लौटने पर आप उन्हें क्या जवाब देंगे। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि इस गद्दार के बेटे को मारने पर मुझे किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। जिसके बाद वो एक स्वॉर्ड से हाउ पर अटैक कर देते हैं। अगर ये स्वॉर्ड हाउ को लग गई तो उसका काम तमाम हो जाएगा, मगर तभी वहाँ पर वन हॉर्न ड्रैगन एप आकर उस स्वॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो ड्रैगन एप सीधे जाकर सुप्रीम एल्डर के साथ फाइट करने लगता है और एक ही पंच में उसे बहुत दूर फेंक देता है। उसका अगला टारगेट था सेकंड मास्टर। तो चुएंग जल्दी से ईगल पाम को एक्टिवेट करके एक ब्लू ईगल में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मगर वन हॉर्न एप ड्रैगन उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वो अपने पंजों के नीचे उस ईगल को दबा देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर वन हॉर्न ड्रैगन एप गायब हो जाता है। तभी हाउ देखता है कि वहाँ पर डोंगफेंग क्लैन के चीफ जियांग आ चुके हैं। मुशुई उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब अपने ग्रैंडफादर को देखकर हाउ घायल होने का नाटक कर रहा था। उसी तकलीफ में देखकर चीफ जियांग सुप्रीम एल्डर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा था। तो सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि हम तो हाउ के साथ इमॉर्टल असेंशन टोकन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जियांग हाउ की हालत देखते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हारा डिस्कस करने का तरीका ऐसा है, तुमने तो इस बेचारे को घायल कर दिया। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि पूरा क्लैन जानता है कि मेरा पोता शाओई हाउ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके पास असेंशन टोकन होगा तो उसका अच्छे से यूज कर सकता है। जिस पर जियांग कहते हैं अच्छा तो ये वजह थी, इसलिए तुम हाउ से जबरदस्ती वो टोकन छीनने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी मेरे पीठ पीछे। उनका गुस्सा देखकर सुप्रीम एल्डर डर जाता है। अब चीफ उससे पूछते हैं कि क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारा पोता शाओइन हाउ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शाओइन कहता है चीफ अगर मैं रहम नहीं दिखाता तो हाउ अभी तक मर चुका होता, मैं हाउ को अपना भाई मानता हूँ। जिस पर चीफ कहते मुझे तो लग रहा है तुमने ही हाउ पर पहला अटैक किया होगा। ये सुनकर शाओइन भी डर जाता है। अब सुप्रीम एल्डर कहते कि अगर शाओइन के पास टोकन रहा तो वो इमॉर्टल सेक ज्वाइन कर सकता है, और ये हमारे सेक के लिए प्राउड की बात होगी, वो हमारी शान बढ़ाएगा। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप जिद पर क्यों अड़े हो, आप हमेशा इस लूजर हाउ को प्रोटेक्ट करते हो। जिस पर चीफ कहते कि हाउ ने कभी सेक के कानून नहीं तोड़े और न ही किसी से जानबूझकर झगड़े किए, मगर शाओइन सेक के दूसरे डिसाइपल को परेशान करता है और बेवजह उनके साथ मारपीट भी करता है। तो हकीकत में यही एक लूजर है और ये हम दोनों भी जानते हैं। उसने अपने फेलो डिसाइपल को जख्मी किया है, जिस वजह से मैं अभी उसे 1 महीने की कैद की सजा सुनाता हूँ। और तभी कुछ सिपाही आकर शाओइन को पकड़ लेते हैं। वो कह रहा था कि तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, मेरे ग्रैंडफादर यूनहाई सिटी के लॉर्ड है। मगर वो सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और एक फॉर्मेशन की मदद से उसे वहाँ से सीधा डंजन में ले जाते हैं। ये देखकर सुप्रीम एल्डर चीफ से कहते कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने किसकी बेइज्जती की है। जिस पर चीफ कहते मुझे अच्छे से पता है और मुझे तुम लोगों से कोई डर नहीं लगता, अगर तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। मगर सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो चीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। अब चीफ हाउ से पूछते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें ज्यादा चोट आई है। जिस पर हाउ कहता है मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए। मुशुई कहती है कि वो लोग आपके एब्सेंस में बहुत जालिम हो जाते हैं, उन्होंने हाउ को टॉर्चर किया। जिस पर चीफ कहते हैं कि वो लोग किसी भी हद तक जाएं, लेकिन फिर भी वो हाउ के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे हाउ के पास इनेट वुड स्पिरिट है, मगर मैंने ही उसे उसके पावर्स छुपाने के लिए बोला है, इसीलिए वो सबके सामने कमजोर होने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर मुशुई शॉक हो जाती है। वो हाउ से पूछती है कि क्या ग्रैंडफादर जो भी बोल रहे हैं वो सच है। तो वो कहता है हाँ, उन्होंने ही मुझे पावर्स को हाइड करने के लिए बताया था। अगर मेरे पावर्स के बारे में इमॉर्टल सेक को पता चला तो वो लोग प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे, और इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बल्कि बैक माउंटेन में जाकर प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि किसी को मेरे पावर्स के बारे में पता न चले। अब चीफ उससे कहते बच्चे तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर अब तुम जवान हो चुके हो तो यही सही वक्त है, मैं आज तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। वो सारी चीजें तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। इधर चुएंग सुप्रीम एल्डर से कह रहा था कि हमारा प्लान तो फेल हो गया, अब हमने क्या करना चाहिए। चीफ के होते हुए हमें असेंशन टोकन कभी नहीं मिलेगा। जिस पर शेंग कहता है कि उन्होंने शाओइन को प्रिजन में भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, अब उनके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद है। मैं अभी यूनहाई सिटी के लॉर्ड को मैसेज भेजता हूँ, जिसके बाद वो अपनी पावर से एक बबल बनाकर यूनहाई सिटी भेज देते हैं। इधर चीफ हाउ और मुशुई को लेकर डोंगफेंग की ट्रेनिंग रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ की खूबसूरती देख मुशुई बहुत हैरान थी। अब चीफ हाउ से इमॉर्टल असेंशन टोकन मांगते हैं, तो हाउ तुरंत ही उस टोकन के 4 फ्रेगमेंट्स निकाल कर चीफ को दे देता है। अब चीफ
अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए उन चारों फ्रेगमेंट्स को जोड़कर एक असेंशन टोकन बना देते हैं। वो टोकन एक चाबी था जिससे वहाँ का सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। अब चीफ मूशी को बाहर रुकने के लिए बताकर हाउ को अपने साथ सीक्रेट सेक्शन में ले जाते हैं। वो डोंगफेंग क्लैन का अंडरग्राउंड पैलेस था। वहाँ पर एक टेबल था तो चीफ जैसे ही अपना हाथ उस टेबल पर रखते हैं उसमें से 2 गोल्डन बॉक्सेस बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक बॉक्स में एक और टोकन था तो चीफ हाउ को वो टोकन देकर बताते हैं कि तुम इस टोकन के जरिए ताई इमॉर्टल सेक के यू यांगजी से कांटेक्ट कर सकते हो। यू यांगजी तुम्हारे फादर का बहुत अच्छा दोस्त था। उन दोनों ने मिलकर कई सारे डीमंस को खत्म किया था। तो अब हाउ उनसे पूछता है कि मेरे फादर पहले ही टोकन मेरे लिए छोड़ गए, क्या उन्हें पता था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है? जिस पर चीफ कहते हाँ, तुम्हारे फादर सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज पर थे तो उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और तुम्हारी माँ ने डीमंस के खिलाफ हुई जंग में हिस्सा लिया था और वो भी एक बहादुर की मौत मारी गई। लेकिन उसी दिन से तुम्हारे फादर ने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया से डीमंस का नामो निशान मिटा देंगे और हमारी दुनिया की हिफाजत करेंगे। जिस पर हाउ कहते हाँ, मुझे याद है मेरे फादर ने डीमंस के साथ हमेशा फाइट की, वो कभी पीछे नहीं हटे। जिस पर चीफ कहते तुम्हारे फादर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहादुर इंसान थे, उन्हें बस तुम्हारी ही चिंता थी, इसलिए उन्होंने ये टोकन तुम्हारे लिए रख दिया। ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें तुम्हारे लिए कुछ खास है, उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद तुम्हारे फादर ही इस बारे में बताएंगे। अब मैं बाहर जाकर रुकता हूँ, तब तक तुम उनसे बात कर लो। अब चीफ के वहाँ से जाने के बाद हाउ उस सेकंड बॉक्स को देखता है, उसमें से हाउ को उसके फादर का सेंट आ रहा था। अब जैसे ही हाउ उस बॉक्स को टच करता है उसमें से स्मोक बाहर आने लगता है और हाउ देखता है कि उस बॉक्स के अंदर से उसके फादर बाहर आ चुके हैं। वो अपने फादर को सामने देखकर बहुत शॉक था। उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे? तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा इल्यूजन है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम बहुत सारे जहाजों को देखते हैं जो डोंगफेंग रेसिडेंस की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर हम यूनहाई सिटी के लॉर्ड मुरांगकुन को देखते हैं। अब इतनी सारी जहाजों को वहाँ आता हुआ देख डोंगफेंग क्लैन के लोग समझ जाते हैं कि लॉर्ड मुरांगकुन उनके ग्रैंडसन शाओ इनकी बेइज्जती का बदला लेने आए हैं। तो डोंगफेंग के डिसाइपल तुरंत ही शील्ड फॉर्मेशन बनाकर खुद की सिटी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और ये देखकर मुरांगकुन अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक जायंट को समन करता है। वो जायंट उस शील्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। वो जायंट जीपू स्टेज पर होने की वजह से डिसाइपल उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब सभी डिसाइपल काफी डर जाते हैं। इधर मुरांगकुन कहता है कि डोंगफेंग क्लैन का फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है। तभी एक बंदा बताता है कि मैंने सुना है ये फॉर्मेशन मूशुन ने बनाया था। अब वहाँ पर थर्ड एल्डर जियांग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुरांगकुन आप हमारे क्लैन पर अटैक क्यों कर रहे हो? जिस पर मुरांगकुन कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पोते शाओइन को कैद कर दिया तो मैं यहाँ जस्टिस के लिए आया हूँ। जिस पे जियांग जवाब देते हैं कि ये डोंगफेंग का इंटरनल मैटर है, बल्कि ये हम लोगों का फैमिली मैटर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो मुरांग कहता है कि तुम्हारा डोंगफेंग क्लैन एक गद्दार के बेटे को पनाह देता है और इनोसेंट डिसाइपल को कैद करता है, तो इसमें मुझे इंटरफेयर करना लाजमी हो गया है। अगर तुम चाहते हो कि ये मसला हल हो जाए तो जल्दी से शाओ इनको रिहा कर दो। और मूशुन के बेटे हाउ से भी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसके बाद मूशुन ने हमारे साथ धोखेबाजी की थी। तो एल्डर जियांग कहते हैं कि क्या आप भूल गए हो, मूशुन की वजह से आप जीपू स्टेज के एडवांस लेवल पर पहुंच पाए, उसी की वजह से आप इतना पावरफुल बने हो और अभी आप उसी के बेटे को मारना चाहते हो। क्या आपको पता है आपका पोता शाओई क्या करता है? वो आपकी पोजीशन का फायदा उठाकर यहाँ के डिसाइपल्स को परेशान करता है। तो अगर चीफ ने उसे 1 महीने की पनिशमेंट की तो क्या हुआ? लेकिन मुरांग पर इन बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मूशुन को इमॉर्टल सेक्रेटरी ट्रेटर घोषित किया है तो उसका बेटा भी एक ट्रेटर है, आज नहीं तो कल वो भी हम लोगों को धोखा देगा। तो समझदारी इसी में है कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो, उसके साथ क्या करना है इसका फैसला मैं खुद लूंगा। उसकी बातें सुनकर एल्डर जियांग बहुत भड़क जाते हैं, मगर तभी उन पर पीछे से अटैक हो जाता है। ये अटैक सेकंड एल्डर जियांग ने किया था। वो कहता है कि जियांग, समझदार बंदा वही होता है जो सही और गलत में फर्क समझ पाए। जैसा मुरांगकुन कह रहे हैं उनकी बात मान लो वरना अंजाम बुरा होगा। तो एल्डर जियांग कहते कि मैं ये फर्क अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए तुम्हारे खिलाफ हूँ। ये सुनकर जियांग 1000 फैंटम शैडो क्रिएट करता है। अब वो सारी शैडोज एल्डर जियांग पर अटैक कर देती है। वो उनके आसपास बनी शील्ड को ब्रेक करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है, जिस वजह से जियांग नीचे गिर जाते हैं। उनके हाथ में एक डिवाइस था तो जियांग उसे भी छीन लेता है और मुरांग के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। मुरांग उससे पूछता है कि मेरा पोता शाओइन कहाँ पर है? तो जियांग कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमने उसे पहले ही आजाद कर दिया है। तभी वहाँ पर सुप्रीम एल्डर शेंग के साथ शाओइन भी आ जाता है। मुरांग कहता है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया है। तभी शेंग कहते हैं कि शाओइन ठीक है, हमने उसे कैद से आजाद करवा लिया। लेकिन मुरांग अभी भी बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को कैद करके बहुत बड़ी गलती की है, आज मैं इस डोंगफेंग क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगा। जिसके बाद वो डोंगफेंग क्लैन पर बहुत जबरदस्त अटैक कर देता है। वो एक आइस अटैक था जिस वजह से वहाँ के डिसाइपल आइस के स्टेचू में बदल जाते हैं। और तभी हमें चीफ की आवाज आती है। वो कहते मुरांगकुन, ये डोंगफेंग क्लैन है, तुम्हारे बाप की जहांगीर नहीं, जो तुम यहाँ
तबाही मचा रहे हो। मैं मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन एप फॉर्म में आकर मुरांग का मुकाबला करने लगते हैं। उनकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक शील्ड बनाकर उस अटैक से खुद को बचा रहे थे। इधर डोंगफेंग के बेसमेंट में हाओफेंग के फादर उससे बात कर रहे थे। वो कहते कि तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से तुम किसी से भी फाइट कर सकते हो। ये पावर्स मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। अब हाओफेंग उनसे पूछता है कि क्या आपको पता था कि यूनहाई इमॉर्टल सेक की ट्रिप आपके लिए खतरनाक साबित होगी। जिस पर मूशुन कहते हाँ मुझे इस बात का पहले से ही एहसास था, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए संभाल कर रख दिया। ये चीजें तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब मूशुन हाओफेंग को एक बॉक्स देते हैं। जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है उसमें से एक तेज रोशनी बाहर आती है और इतना ही नहीं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से वहाँ मौजूद फूलों की कलियां भी खिलने लगती है। वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट था जिसे डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। मूशुन बताती है कि ये आर्टिफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे सिर्फ तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब तुम वुडन स्पिरिट टायर्स बॉडी की हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। तब तुम अपनी वाइटल एनर्जी को डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन के साथ एक कर सकते हो। हाओफेंग कहता है कि हाँ मुझे ग्रैंडपा ने हमेशा ही मेरी पावर्स को हाइड करने बोला था ताकि लोग जानबूझकर मेरे साथ लड़ाई ना कर पाए। अब हाओफेंग अपने हाथ पर कट मारता है मगर उसका वो कट अपने आप हील हो जाता है। हाओफेंग कहता है कि मैंने प्रैक्टिस कर करके ऑलरेडी मेरी वाइटल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया है। तो उसके फादर कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम इस डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन को उसके साथ मर्ज कर सकते हो। अगर तुम ये कर पाए तो तुम इमॉर्टैलिटी की शिखर तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये फ्यूजिंग प्रोसेस बहुत पेनफुल होगी। तुम्हें इससे ट्राई करने से पहले पक्का इरादा करना होगा। जिस पर हाओ कहता है आप फिक्र ना करें, दर्द सहने की मेरी आदत है। ये प्रोसेस कितने भी पेनफुल क्यों ना हो मैं इसे कंप्लीट करूंगा। मैं बस आपके ऊपर लगा इल्जामों को हटाना चाहता हूँ। आप एक ग्रेट वॉरियर थे तो मैं वो सब करूंगा जिससे आपको आपकी खोई हुई इज्जत वापस मिले। जिसके बाद उस आर्टिफैक्ट को गौर से देखने लगता है। मूशुन को अपने बेटे पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब हाओफेंग कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसके फादर उसे फ्यूजिंग प्रोसीजर के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी वुडन स्पिरिट को एज अ फाउंडेशन यूज करना होगा। तो हाओ वैसे ही करता है। अगली स्टेप में वो अपनी बॉडी की वाइटल एनर्जी को एज अ गाइड यूज करता है। जिसके बाद वो डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन को फ्यूज करना शुरू कर देता है। हाओफेंग के ऐसा करते ही उस आर्टिफैक्ट की ढेर सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है। इतना ही नहीं वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बहुत बड़ा पेड़ तैयार होता है। ये सब देखकर उसके फादर काफी सरप्राइज थे। हाओफेंग की वुड टाइल्स बॉडी काफी हद तक लेवल अप हो चुकी थी। उन्हें देखकर ताज्जुब हो रहा था। अब वो आर्टिफैक्ट ग्लो करते हुए हाओफेंग के पास चला जाता है। उसे पता चल गया था कि वो आर्टिफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तुरंत ही वुडन स्पिरिट टाइल्स बॉडी को यूज करते हुए अपनी सोल को बाहर निकालता है। जिसके बाद हाओफेंग की सोल डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन के अंदर चली जाती है। वो एक खूबसूरत दुनिया थी। तभी हाओफेंग को एक लड़की की आवाज आती है। वो कह रही थी मुबारक हो, तुम डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन के मालिक बन चुके हो। हाओफेंग ये जगह देखकर बहुत हैरान था। तभी वहाँ पर एक बबल आ जाता है और वो ब्लास्ट होकर उसमें से एक फेरी बाहर आती है। उसका नाम रेनी था और ये डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की स्पिरिट थी। वो तुरंत ही हाओफेंग के पास चल जाती है। वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था। वो पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रेनी उसे अपने बारे में बताती है। अब वो उसके चिक पर टच करके कहती है कि डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन मेरा है। अब हाओफेंग उससे पूछता है कि आखिर ये डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन इतना स्पेशल क्यों है। तो रेनी बताने लगती है कि सारी चीजें क्रिएशन से ही पैदा हुई। तो अगर तुम्हारे पास डिवाइन आइज की पावर्स है तो तुम सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ बॉक्सेस बाहर निकालती है। उन सभी पर बारी बारी टच करते हुए उनसे डिवाइन टावर ऑफ क्रिएशन बना देती है। रेनी बताती है कि इस टावर के हर लेवल पर एक खास डिवाइन पावर है, मगर तुम्हें उसे ओपन करने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर तुम उस डिवाइन पावर को हासिल कर पाए तो तुम उसका यूज अपने किसी भी और चीजों को अंजाम देने के लिए कर सकते हो। तो हाओफेंग उस डिवाइन टावर के पहले लेवल को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। जैसे हाओफेंग उस पर अपनी पावर्स यूज करता है वो पूरा टावर गोल गोल घूमते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। अब वहाँ पर 2 ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद हाओफेंग टावर की ऊपर वाली साइड की तरफ जाने लगता है। तभी रेनी उसके पास आकर कहती मुबारक हो, तुमने टावर के 2 लेवल्स को ओपन कर दिया है। वो सोच रही थी कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। अब हाओफेंग तीसरी लेवल को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर वो लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल थी। वो हाओफेंग को पीछे ढकेल देती है। हाओफेंग ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है मैंने 2 लेवल्स तो ओपन कर दी है, लेकिन मैं तीसरी को ओपन नहीं कर पा रहा। तभी रेनी उसके पास आकर बताती है कि तुम कल्टीवेशन की जिस लेवल पर हो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ बस 2 ही लेवल्स को ओपन कर सकते हो। अगर तुम बाकी की लेवल्स को भी ओपन करना चाहते हो तो तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा कल्टीवेशन करोगे उतनी ही ज्यादा लेवल्स को ओपन कर पाओगे। जिस पर हाओ कहता है आपके सजेशन के लिए थैंक यू, मगर मुझे लगता है कि ज़िपू स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँचने में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। तो रेनी तुरंत ही उसके फोरहेड पर टच करती है और हाओ डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की स्पेस से बाहर आ जाता है। उसके फादर अभी भी वहीं पर थे। हाओ अब उस आर्टिफैक्ट को टच करता है तो तुरंत ही
जाकर उसके माथे से अटैच हो जाता है। इसका मतलब ये था कि वो डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन के साथ एक हो चुका है। मूशु ने देखकर बहुत हैरान थे। जो काम वो खुद नहीं कर पाए थे वो उनके बेटे ने इतनी जल्दी कर दिखाया था। उसकी एनर्जी अब उस पूरी जगह में फैलने लगती है। वो एनर्जी और लाइट बेसमेंट से बाहर आ रही थी। उस एनर्जी को देखकर बाहर मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि शायद कोई रेयर ट्रेजर ओपन हुआ है। इधर जियांग और मुरांग की लड़ाई चल ही रही थी। तभी जियांग उन्हें बताता है कि ये सब सुप्रीम एल्डर की वजह से हुआ है। उसने हमारे क्लैन के साथ धोखा किया और मुरांग को यहाँ बुलाया। जिस पर चीफ कहते वो कमीना था ये तो मुझे पहले से ही पता है, मगर मुझे नहीं लगा था कि वो क्लैन को तबाह करना चाहता है। अब मुरांग चीफ से कहता है कि अगर तुमने हाउ फैंग को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हारे क्लैन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा क्लैन इसी वक्त तबाह कर दूंगा। जिस पर चीफ कहते अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो ये है। जिसके बाद वो अपनी हेवनली वॉर बॉडी को समन कर लेते हैं। अब मुरांग कहता है तुम्हारा सन इन लॉ इमॉर्टल सेक्ट का ट्रेटर है। 6 साल हो चुके हैं, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। शायद वो अब मर चुका होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि उसका बेटा मेरे पास आ जाए, क्योंकि मुझे डर है कि वो भी अपने बाप जैसा डीमंस के साथ मिल जाएगा। जिसके बाद वो भी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लेता है। चीफ कहते हैं मैं हाउ फैंग को किसी भी कीमत को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपनी हेवनली वॉर बॉडी को मुरांग पर अटैक करने भेज देते हैं। तो मुरांग का स्पिरिट फॉर्म उससे फाइट करने लगता है। वो हेवनली वॉर बॉडी पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। ये देखकर चीफ हेवनली रियल्म पावर का यूज करते हैं। वो स्पिरिट फॉर्म को इतने जोर से पुश कर देते हैं कि वो सीधे जाकर जहाज पर गिर जाता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब वो भी फिर से हेवनली बॉडी पर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर इस बार हेवनली बॉडी उस पर पावरफुल पंचेस से अटैक करके उस बीस्ट को खत्म कर देती है। मुरांग कहता है ये बुड्ढा तो बहुत पावरफुल निकला, मैंने सोचा था कि ये कमजोर होगा। अब मुरांग दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। वो चीफ से कहता है कि तुम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो, तुम्हें क्या पता जीपू स्टेज की पावर्स कितनी होती है। अब वो अपनी स्पिरिट को एज अ गाइड यूज करते हुए बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर कोल्ड एयर बहने लगती है। अब वहाँ पर अचानक से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। दरअसल जो भी कल्टीवेटर जीपू स्टेज पर होते हैं वो दुनिया में फ्लो हो रही एनर्जी को अपनी बॉडी में ऐड कर सकते हैं, और इसी वजह से मुरांग वहाँ पर बर्फ गिरा रहा था। उसकी पावर के सामने चीफ की स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कुछ भी नहीं थी। अब मुरांग अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए दोबारा से चीफ की हेवनली बॉडी पर अटैक करता है, जिस वजह से हेवनली बॉडी बर्फ में तब्दील हो जाती है। ये देखकर चीफ तुरंत ही हेवनली बॉडी के आसपास एक शील्ड बनाकर उसे अनफ्रीज कर देते हैं, मगर मुरांग उस शील्ड पर लगातार अटैक करके उसे ब्रेक कर देता है और हेवनली बॉडी भी गायब हो जाती है। तो चीफ अपना हेवनली हार्बर्ड समन करके मुरांग पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं। उस एक ही अटैक में मुरांग बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो बहुत घायल हो चुका था। अब वहाँ पर चीफ आ जाते हैं। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही क्लैन में आकर हाउ फैंग की मांग करने की। तभी एक लड़की कहती तुम बहुत पावरफुल हो, मगर तुम्हें हमारे लॉर्ड के सामने घुटने टेकने होंगे। उन्हें हाउ फैंग चाहिए तो बस चाहिए। जिसके बाद वो अपनी इल्यूजन क्रिएट करके चीफ पर हमला कर देती है, मगर वो उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब एक दूसरा बंदा जाकर चीफ पर हमला करता है, जिससे चीफ थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए वो थंडर ड्रैगन टैलिस्मैन को समन करते हैं। वो टैलिस्मैन बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसमें से थंडर ड्रैगन बाहर आकर मुरांग के वॉरियर्स पर अटैक करने लगता है। वो कहते हैं कि ये टैलिस्मैन टॉप ग्रेड स्पिरिट टैलिस्मैन है, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है। अब चीफ उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, तो लड़की बताती है कि हम फैंटम स्वॉर्डमैन हैं। ये सुनकर चीफ हैरान थे। वो कहते तुम दोनों तो डीमन रेस के सदस्य हो और तुमने मुरांग के साथ हाथ मिलाया है, मगर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है हमने सुना है तुम्हारे क्लैन में हेवनली बॉडी अवेकन हो चुकी है, तो मुझे वो बंदा चाहिए। चीफ समझ जाते हैं कि ये लोग हाउ फैंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे हाउ फैंग को कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो 9 ड्रैगन्स फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है और उसमें से 9 टैलिस्मैन बाहर आ जाते हैं। वो सारे के सारे ड्रैगन टैलिस्मैन एक सर्कल बनाकर उन डीमन वॉरियर्स को घेर लेते हैं। वो लड़की कह रही थी कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था चीफ के पास इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होगा। अब उस टैलिस्मैन से ड्रैगन बाहर निकल कर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, मगर ये लोग भी कुछ कम नहीं थे। वो अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए 1 बाय 1 सारे टैलिस्मैन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद वो चीफ पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अब वो दोनों भी चीफ के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारे पास पावरफुल टैलिस्मैन था, लेकिन अफसोस तुम्हारा टैलिस्मैन हमारे पावर्स के आगे फीका पड़ गया। जिसके बाद वो बंदा अपनी पावर से चीफ को जकड़ लेता है। इधर मुरांग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है आज तो डोंगफेंग जियोंग जरूर मरेगा। वही दूसरी तरफ हम हाओफेंग को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके ग्रैंडफादर पर किसी ने अटैक कर दिया है। इधर डीमन वॉरियर्स चीफ को मार रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। वो आते ही उस लड़की पर जबरदस्त हमला कर देता है। वो लड़की उसे डिफेंड करने लगती है, मगर वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। ये देखकर उसका साथी हैरान था। इधर सुप्रीम एल्डर कहता है डीमन रेस वाली वॉरियर हार्मोनाइजेशन स्टेज पर है, तो इतने
इतने पावरफुल कल्टीवेटर को जख्मी करने की हिम्मत किसमें है। तो मुरांग उससे पूछता है कि क्या हाओ को छोड़कर कोई भी और टैलेंटेड पर्सन है इस क्लैन में? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब थोड़ी देर में वहाँ पर हाओ फेंग भी पहुँच जाता है। वो समय रहते ही अपने ग्रैंडफादर को बचाने आया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।